फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस के अंतर्गत जो हमारा पेपर 2 है उसी का एक पार्ट है पशुपालन, यानी कि जो भारत में पशुपालन होता है और इससे संबंधित जो उद्योग हैं वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब देखिए, वैसे तो भारत में बहुत सारे पशुओं का पालन होता है, लेकिन आज हम लोग जो भारत में भेड़ों का पालन होता है और इससे जो ऊन का उत्पादन होता है इस संबंध में कुछ बात करेंगे। अब देखिए, इस टॉपिक को मैं आपको जो हमारी डाउन टू अर्थ मैगजीन है वहां से पढ़ा रहा हूं और ये टॉपिक अभी करंट में आया है। तो अब देखिए, जब क्वेश्चन आते हैं आपके सामने इस तरह के टॉपिक से, तो आप सोचते हैं कि ऐसे तो भारत में जितने पशु हैं सभी के बारे में पढ़ना होगा और फिर तो सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो टॉपिक जो करंट अफेयर में होते हैं, क्वेश्चन केवल वहां से आते हैं। तो जो भेड़ है, जो भेड़ों का पालन होता है भारत में, इससे संबंधित एक न्यूज़ डाउन टू अर्थ मैगजीन में आई है और अब ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको उस न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ जिसकी वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखिए, क्या है कि हमारे देश में जो भेड़ हैं उनसे हमें जो ऊन मिलती है, एक तो उसकी मात्रा कम है यानी कम उत्पादन होता है। दूसरा, हमारे देश की जो ऊन है उससे हम लोग ऊनी वस्त्रों का निर्माण नहीं कर सकते। अब देखिए, हम लोगों के देश में एक पूरा का पूरा उद्योग है जो ऊनी वस्त्रों का निर्माण करता है, तो इसके लिए हमें ऊन की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे देश की जो ऊन है उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है कि ऊनी वस्त्रों का निर्माण करके और फिर इसे हम लोग अमेरिका और यूरोप वगैरह में निर्यात कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, दूसरे देशों से ऊन को मंगाना होता है यानी आयात करना होता है और फिर इसके कपड़े बना करके हम लोग निर्यात करते हैं। तो अब देखिए, भारत में बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, तो फिर हम लोग इस ऊन को बाहर से आयात क्यों करें? क्यों ना हम लोग अपने ही देश में इस ऊन का उत्पादन करें, यानी भारत के जो चरवाहे हैं उसको उनको बढ़ावा दें। तो इसी उद्देश्य के चलते भारत सरकार ने एक फैसला लिया। भारत सरकार ने कहा कि देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया की भेड़ें हैं उनकी जो ऊन होती है वो बेहतर क्वालिटी की होती है, उससे कपड़ा बनाया जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया वाली जो भेड़ है उसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाएगी भारत वाली भेड़ से और इस तरह से जो एक नई प्रजाति तैयार होगी। ये जो नई प्रजाति है इसको भारत में इसका पालन किया जाएगा और इससे हमें ज़्यादा ऊन मिलेगी और इसके साथ ही बेटर क्वालिटी की ऊन मिलेगी। तो यही हमारी न्यूज़ है, यानी कि जो उत्तराखंड के चरवाहे हैं, उत्तराखंड में जो चरवाहे हैं उनको एक नई किस्म की भेड़ें दी जाएंगी, नए किस्म के मेमने दिए जाएंगे जिनकी विशेषता होगी कि इनमें भारतीय प्रजाति के गुण तो होंगे ही, साथ में ही ऑस्ट्रेलिया की जो मेरिनो भेड़ है, मेरिनो भेड़ की जो ऊन है वो अच्छी होती है, ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया की अच्छी क्वालिटी वाली जो मेरिनो भेड़ है इसके साथ भारतीय भेड़ की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाएगी और इस तरह से जो मेमने तैयार होंगे वो हमारे भारतीय चरवाहों को दिए जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देना है और दूसरा, हमारे देश में जो आयात हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ऊन का, उसको भी कम करना है। अब देखिए, अंतिम बार हम लोगों ने इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कब चलाया था? आज से 30 साल पहले हम लोगों ने अमेरिका से एक विशेष तरह की भेड़ों को आयात किया था, लेकिन उस समय एक समस्या आई। अब देखिए, हर पशु जो है वो हर तरह के एटमॉस्फेयर में जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि मान लीजिए, ध्रुवीय प्रदेशों का एक पशु है तो उसको अगर हम लोग ले आएंगे विषुवत रेखा पर तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। यही चीज़ भारत में हुई। जब हम लोग अमेरिकी नस्ल को भारत में लाए तो क्या हुआ, ये भेड़ें जो हैं ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकीं। तो 30 वर्षों बाद जब सरकार फिर से उसी प्रोजेक्ट को चला रही है तो सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखा और इस बार हम लोग ऑस्ट्रेलिया के उन क्षेत्रों से भेड़ों का आयात कर रहे हैं जहां की जलवायु भारत से काफ़ी मिलती जुलती है, यानी कि जलवायु के बदलने की वजह से भेड़ों की मृत्यु नहीं होगी। तो भारत के जो हिमालयी राज्यों की जलवायु है वैसी ही ऑस्ट्रेलिया के जिन जगहों की जलवायु है वहां की भेड़ों को हम लोग आयात कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ डेटा की बात करें तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच आयात की गई 860 ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ों में से जम्मू कश्मीर को 420 दी गई, यानी कि हमारे देश में जो मेरिनो भेड़ आयात की गई हैं
उसमें से 420 भेड़ें जम्मू कश्मीर को, उत्तराखंड को 240 मिली, हिमाचल प्रदेश को 200 भेड़ें मिली हैं। देश के सबसे बड़े ऊन उत्पादक राजस्थान के लिए भेड़ आयात करने की योजना भी चल रही है। तो राजस्थान के लिए भी हमारी कोशिश है कि इसी तरह की भेड़ आयात की जाए। तो जो देखिए, जो राजस्थान है, राजस्थान में जो भेड़ों से ऊन मिलती है वो जो आप कह लीजिए कालीन वगैरह बनाई जाती है, इसके लिए परफेक्ट है। देखिए, कालीन का वर्क जो होता है वो थोड़ा सा रफ वर्क होता है, यानी कि कालीन के लिए आपको उतनी मुलायम उतनी सॉफ्ट आपको ऊन की जरूरत नहीं होती है। तो जो राजस्थान वाली ऊन है वो काफ़ी हार्श होती है, काफ़ी हार्ड होती है। तो ये किस चीज़ के लिए अच्छी है? कालीन वगैरह बनाने के लिए। तो राजस्थान अपनी कालीन ग्रेड चोकला और मगरा ऊन के लिए विख्यात है। तो यहाँ पर जो चोकला ऊन है वो मिलती है, मगरा ऊन जो है वो मिलती है। कालीन ग्रेड ऊन परिधान ग्रेड की तुलना में मोटा होता है। तो जो कालीन बनाने वाला ऊन है वो मोटा होता है, इससे परिधान नहीं बन सकते, यानी वस्त्र नहीं बन सकते। और यह भारत के उत्पादन का 85% हिस्सा है। यानी भारत में जितनी भी ऊन का उत्पादन होता है उसमें से 85% ऊन ऐसी है जिससे केवल कालीन बनाई जा सकती है, कपड़े नहीं बनाए जा सकते। मोटे ग्रेड ऊन से मोटे कंबल बनते हैं। तो ये जो मोटी वाली ऊन है इससे मोटे कंबल भी बना सकते हैं। आयात का मुख्य कारण कालीन और परिधान ग्रेड ऊन की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट है। तो हम लोग देखिए आयात क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो हमारे यहाँ परिधान बनाने के लिए जो ऊन हमारे पास होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा, जो कालीन के लिए भी हमें ऊन चाहिए वो भी हमारे पास कम मात्रा में है। तो इसीलिए हम लोग इनब्रीडिंग करा करके हमारे देश में नई नस्लों का विकास कर रहे हैं जिससे हम लोग ऊन के उत्पादन को बढ़ा सकें। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि भारत की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास भेड़ों की संख्या कम है। अगर हम लोग संख्या के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड में हमारा नंबर तीसरा है, लेकिन हमारी जो भेड़ें हैं उनसे हमको जो ऊन मिलती है एक तो मात्रा में कम है और साथ में उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। यानी कि हमको क्वालिटी को सुधारना होगा, अपनी भेड़ों की जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो करा करके और भेड़ों से मिलने वाली ऊन की क्वालिटी को सुधारना होगा। इस चीज को थोड़ा सा आंकड़ों में समझ लेते हैं। 2019 में 20वीं पशुधन जनगणना होती है जिसमें सामने आया कि भारत में 42 पंजीकृत नस्लें हैं। टोटल भारत में 74.26 मिलियन भेड़ हैं, यानी अच्छी खासी भेड़ों की संख्या है। और हम लोग दुनिया में हमारा देश तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के जो आंकड़े हैं 2018-19 के, उससे एक बात सामने आती है। क्या सामने आता है कि भारत में एक भेड़ से जो औसत वार्षिक उपज होती है वो केवल 0.9 kg है। यानी एक भेड़ से आपको कितनी उपज मिल रही है, कितनी ऊन मिल रही है? 1 kg से भी कुछ कम, 0.9 kg। जबकि विश्व का औसत है 2.4 kg, यानी कि वर्ल्ड जहां पर लगभग 2.5 kg ऊन प्राप्त कर रहा है एक भेड़ से, भारत केवल 1 kg ऊन प्राप्त कर पा रहा है लगभग में अगर बात करें तो। यानी अभी बहुत ज्यादा संभावना है उत्पादन को बढ़ाने की। देश ने उस साल 40.42 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया, जबकि 2019-20 में इसकी खपत 260.8 मिलियन केजी थी। तो देखिए हम लोगों ने उत्पादन कितना किया, लगभग में मैं बात करूंगा, पॉइंट्स में नहीं बात करूंगा, तो लगभग हम लोगों ने 40 मिलियन केजी ऊन का उत्पादन किया। जबकि हम लोगों ने खर्च कितना किया, 260 मिलियन के आसपास, यानी लगभग 220 मिलियन ऊन ऐसी होगी जिसको हम लोगों ने विदेशों से मंगाया। अब देखिए भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारे पास इतनी ज़्यादा श्रम शक्ति है, फिर भी हम लोग पारंपरिक रूप से कृषि समाज भी हैं, हमारे यहाँ चरवाहे भी हैं, चरवाहों के पूरे समाज हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्हें रोजगार ना दे पाएं और ऊन को दूसरे देशों से मंगाएं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। इस अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण भारत कच्चे ऊन के आयात पर निर्भर करता है। विशेष रूप से हम लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ऊन मंगाते हैं। इस ऊन का उपयोग घरेलू बाजार के लिए कालीन, यार्न, कपड़े और वस्त्र जैसे उत्पादों को तैयार करने, यानी कि देखिए कपड़े और वस्त्र लिख गया, लेकिन कुल मिलाकर के जैसे कालीन हो गया, वस्त्र हो गए, इन सभी का उत्पादन किया जाता है इस ऊन से। और विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में हम लोग निर्यात करते हैं अपने यहाँ बने वस्त्रों का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ऊन मंगाई, भारत में उसके ऊनी वस्त्र बनाए और इसको निर्यात कर दिया अमेरिका और यूरोप में। अब कितना अच्छा होगा कि ये जो ऊन है इसको हम लोगों ने अपने ही देशों में इसका प्रोडक्शन किया, आयात नहीं किया, तो हमारे देश में रोजगार और बढ़ जाएंगे।
इस असमानता का एक कारण यह भी है कि भेड़ की आबादी में के समग्र वृद्धि के बावजूद हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों में भेड़ों की संख्या घटी है। यानी हमारे देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर जो भेड़ों की संख्या है वो कम हो रही है। यह गिरावट ऊन उत्पादन और व्यापार में फैल गई है। तो इसी वजह से हमारा ऊन का उत्पादन कम हो गया है और जो हमारा व्यापार है वो भी थोड़ा सा फीका पड़ गया है। अब देखिए, एक समस्या आधुनिकीकरण की भी है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं, यहाँ पर जो भेड़ों से ऊन निकाली जाती है उसके लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब मशीन का जब उपयोग किया जाता है तो जो रेशे प्राप्त होते हैं वो लंबे होते हैं, यानी कि जो ऊन के रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं, तो ये कपड़े वगैरह बनाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। पर अभी भारत की समस्या ये है कि भारत में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई है, और प्लस जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग क्योंकि दूसरे देशों से आयात करते हैं तो वो इतनी महंगी है कि जो आम चरवाहे हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो भारत में मशीनें आती हैं वो आयातित हैं और इनकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक है। यहाँ तक कि इन मशीनों के जो ब्लेड हैं और जो दूसरे हिस्से हैं वो भी काफ़ी महंगे आते हैं। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, यानी जो IIT दिल्ली है और जो हमारा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय है, इन दोनों ने मिल करके एक सस्ती मशीन बनाई है। इसकी कीमत होगी आगे चलकर 40 से 45 हज़ार रुपये। यानी कि जो हमारे अभी चरवाहे 1 से 1.5 लाख वाली मशीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके लिए 40 से 45 हज़ार रुपये की कीमत वाली मशीन उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो मशीन है परीक्षण के दौर से गुजर रही है। इस क्षेत्र में अनुसंधान को आवश्यक वित्त और समय प्रदान नहीं किया गया है। तो इस क्षेत्र में यानी रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। ऊन के उत्पादन में बेहतर प्रसंस्करण और विपणन, देखिए विपणन क्या होता है, व्यापार, यानी कि एक तरह से कह लीजिए इसकी मार्केटिंग वगैरह भी अच्छी होना चाहिए। और यहाँ तक कि फसलों की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी गुंजाइश है। तो ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग तो एक तरीका है ही। इसके साथ हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, बेहतर प्रसंस्करण सुविधाएं दें, मार्केटिंग की अच्छी सुविधाएं दें, और इसके साथ ही हम लोग इसके लिए MSP भी ला सकते हैं, यानी कि ऊन उत्पादन के लिए हम MSP ला सकते हैं, जिससे कि ये जो चरवाहा समाज है, जो भेड़ पालक है हमारे देश के, वो लोग थोड़ा सा प्रेरित हो ऊन का उत्पादन करने के लिए, क्योंकि वर्तमान में ये लोग थोड़ा सा हतोत्साहित हो गए हैं। तो अगर MSP वगैरह आ जाएगा तो ऊन का उत्पादन भी वैसे ही बढ़ेगा जैसे एक समय पे भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा था। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भारत में ऊन और वस्त्रों की स्थिति पर अपने एक दस्तावेज में स्वीकार किया है कि ऊन क्षेत्र के सामने आने वाली बाधाएं पुरानी और अपर्याप्त उत्पादन पूर्व और उत्पादन के बाद की प्रसंस्करण सुविधाओं, राज्य ऊन विपणन संगठनों की अप्रभावी भूमिका आदि है। तो पहली बात तो है जो ऊन निकालने से लेकर और उसको प्रोसेस करने तक का जो पूरा सिस्टम है वो हमारा बहुत ही पुराना पड़ चुका है, बहुत ही पुराने तरीके से हम लोग कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम है जिसको केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने बताया, इसके साथ ही जो इसका विपणन वगैरह होता है, यानी इसका जो व्यापार वगैरह होता है, इसको लेकर के भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं भेड़ पालकों को। एक MSP प्रणाली की कमी है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य की कमी है, और ऊन प्रौद्योगिकी के लिए कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है, यानी इससे संबंधित कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं है जो रिसर्च वगैरह करे, थोड़ा सा लोगों को सिखाए। तथ्य यह है कि देश में अधिकांश चरवाहे अपनी पसंद से भेड़ नहीं पालते। अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि वर्तमान में जो चरवाहे हैं वो इतना ज़्यादा लाभ की स्थिति में नहीं है भेड़ को पालने से, तो फिर वो इनको क्यों पाल रहे हैं? क्योंकि कुछ चरवाहे मजबूर हैं, उनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं अपना जीविका चलाने का, और कुछ चरवाहों का ये जो कह लीजिए कि ट्रेडिशनली वो यही करते आए हैं, पारंपरिक रूप से उनके पूर्वज भी यही करते आए हैं, तो वो इस काम को कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अब इस काम को करने में हतोत्साहित हो चुके हैं। जागरूकता बढ़ाने, चारागाह भूमि तक पहुंच में सुधार, यानी कि जो चारागाह है वहां तक जो चरवाहे हैं उनकी पहुंच में सुधार भी करना होगा। ऊन के विपणन की सुविधा देना होगी, लाभकारी कीमतों की पेशकश करना होगी, और उत्पादन क्रम के निचले पायदान पर रहने वाले चरवाहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को उन्नत करना होगा, यानी कि जो सबसे निचले पायदान के चरवाहे हैं उनके लिए भी आपूर्ति श्रृंखला को ऐसा बनाया जाए कि वो आसानी से अपनी जो ऊन है उसको मार्केट में सही दामों पे बेच सकें। ये सारे काम हमको करने होंगे,
तब जाकर हमारे देश में जो ऊन का उत्पादन है वो सुधर पाएगा। एक बार मैं फिर से आपको सारे पॉइंट बताता हूं क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। जागरूकता बढ़ाना पड़ेगी, इसके साथ ही जो चारागाह की जमीन है उसमें सुधार करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चारागाह उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इसके साथ ही ऊन की जो ट्रेडिंग है, जो विपणन की सुविधा है, उसको सुधारना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें जो कीमत है उसको लाभकारी बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही जो सबसे निचले पायदान के चरवाहे हैं उनको आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ना पड़ेगा, जिससे वो आसानी से अपनी जो ऊन वगैरह है उसको आकर्षक कीमतों पर बेच पाएं। तब जाकर हमारे देश में ऊन का उत्पादन बढ़ेगा। अब देखिए, जितने भी विशेषज्ञ होते हैं सबकी अपनी अपनी कुछ राय होती है। तो कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, यानी ये जो हम लोग आयात कर रहे हैं भेड़ों का, क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं, इससे इतना लाभ नहीं होगा। भारत को अपनी ऊन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई कारकों पर ध्यान देना चाहिए। तथ्य यह है कि 1970 और 1980 के दशक में भारत के द्वारा मशीनीकृत कताई मिलों की स्थापना के बाद से स्वदेशी ऊन दशकों से मशीन के अनुकूल लंबे स्टेपल वाले ऊन के हाथों मात खा रहा है। तो अब देखिए, भारत की जो ऊन है, जो स्वदेशी तरीके से जिसका उत्पादन होता है वो छोटी छोटी होती है, जबकि ये जो लंबे रेशे वाली लंबी ऊन है वो हमारी मिलों के लिए, जो मशीनीकृत मिल हैं उसमें ये लंबी वाली ऊन ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस वजह से क्या है, ये जो विदेशों की लंबी ऊन है उसको हमारी जो मिलें हैं वो आयात कर लेती हैं और उसका उपयोग करती हैं, और जो भारत वाली ऊन है इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। 1980 के दशक के अंत में या 1990 की दशक की शुरुआत में आयात शुल्क भी हटा लिया गया। अब देखिए, हमारे हम लोग जानते हैं एक समय था जब बहुत तेजी से व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा था, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था, उदारीकरण किया जा रहा था। तो ऐसे समय पे क्या हुआ कि हम लोगों ने जो ऊन है इसको आयात करने पे जो आयात शुल्क लगा था उसको हटा दिया। देखिए क्या अंतर हो गया। मान लीजिए 100 रुपए की ऊन है, इसके ऊपर 20 रुपए आयात शुल्क लगा है, तो ये कितने की हो गई, 120 रुपए की। मान लीजिए भारत वाली ऊन है 110 रुपए की, तो भारत वाली ऊन खरीदी जाएगी 110 रुपए की, और जो विदेश से आ रही है 120 वाली उसको नहीं खरीदा जाएगा। अब मान लीजिए आयात शुल्क हटा दिया गया, तो विदेश की ऊन हो गई 100 रुपए की, भारत वाली हो गई 110 की, क्योंकि 20 रुपए का आयात शुल्क हटा लिया गया। अब कौन सी ऊन खरीदी जाएगी, 100 रुपए वाली, भारत वाली महंगी हो गई। तो जब ये आयात शुल्क हटा दिया गया तो इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो ऊन थी वो भारत में ज़्यादा बिकने लगी, और हमारी जो स्वदेशी ऊन है उसकी बिक्री कम हो गई, क्योंकि ये जो विदेश वाली ऊन है इसका जो स्टेपल है वो लंबा होता है, या कह लीजिए इसके जो रेशे वगैरह हैं वो लंबे लंबे होते हैं। अब देखिए, एक समस्या तो हम लोगों ने देख ली कि भारत की जो भेड़ों से मिलने वाली ऊन है उससे ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया वगैरह की ऊन को। दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या है कि भारत में जो भेड़ हैं अब उनका उत्पादन किया जा रहा है मांस के लिए, क्योंकि जो मांस की कीमत है वो मार्केट में ज़्यादा है, जबकि जो ऊन की कीमत है वो कम है। तो इस वजह से जो ऐसे हमारे भारत के राज्य हैं जहां पर पारंपरिक रूप से ऊन का उत्पादन होता आया है वहां पर भेड़ों की संख्या कम हो रही है, जबकि जो दक्कन राज्य हैं, जो दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, दक्कन के राज्य, वहां पर आप देखेंगे कि भेड़ों की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण क्या है, जैसे तेलंगाना में एक नेल्लोर भेड़ है, तो ये जो नेल्लोर भेड़ है इसमें मांस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इस नेल्लोर भेड़ के ऊपर तेलंगाना की सरकार जो है सब्सिडी दे रही है। तो ऐसे में तेलंगाना में ये जो नेल्लोर भेड़ है इसकी नस्ल बढ़ती जा रही है, और तेलंगाना की जो कुल भेड़ें हैं उसमें 51% हिस्सा केवल इस नेल्लोर भेड़ का है। उसका रीज़न क्या है कि इसके ऊपर सब्सिडी मिली है, और जो कह लीजिए भेड़ पालक हैं उनको क्या फ़ायदा होता है कि इससे जो इस भेड़ का जो मांस है वो मार्केट में अच्छे खासे दाम पे बिकता है। तीसरी बात क्या है कि देश भर में रोपण के साथ साथ शहरीकरण में वृद्धि हुई है, जिससे चारागाह कम हो रहे हैं। तो एक तो कृषि वगैरह होने लगी है हर जमीन के ऊपर, इसके साथ ही हमारा जो शहरीकरण है वो भी तेजी से बढ़ा है, तो इसकी वजह से चारागाह भी कम हो गए हैं। राज्य के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में चराई भूमि 2007-8 में 1.7 मिलियन हेक्टेयर थी, जो कम होकर 2017-18 में 1.6 मिलियन हेक्टेयर रह गई। यानी कि जो चरवाहों के लिए जमीन थी चराई वाली उसमें कमी आई है राजस्थान में।
दूसरी ओर अधिकारियों का यह भी कहना है कि चरवाहे जो मशीन कतरनी जैसी आधुनिक प्रथाएं हैं उसको नहीं अपनाना चाहते हैं, यानी कि ये जो नई तरीके की मशीनें हैं उसको चरवाहे अपनाने से डरते हैं। इसका कारण क्या है कि मशीन शीयरिंग में केवल 5 मिनट लगते हैं। देखिए ये एक बात बताई जा रही है कि इसमें केवल 5 ही मिनट लगते हैं मशीन शीयरिंग में, और फाइबर की लंबाई भी बढ़ जाती है। लेकिन समस्या क्या है कि जागरूकता कम है और किसानों को ये लगता है कि भेड़ को कहीं चोट ना लग जाए इस मशीन से। और इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे लगातार बिजली भी नहीं आती है, इसलिए इस मशीन का उपयोग करने में दिक्कत होती है। तो देखिए इसकी जो ये हम लोगों ने समस्याएं तो देखी, लेकिन इसके जो समाधान हैं वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि राजस्थान में चराई की भूमि कम हो रही है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि हमें जो उपयुक्त चारागाह हैं उनकी व्यवस्था करना होगी। इसके साथ ही जागरूकता बढ़ाना होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्थापित करना होगा जो कि विशेष रूप से इस ऊन उत्पादन की दिशा में रिसर्च करें और साथ में लोगों को इसके बारे में स्टडी भी करवाएं, इसके ऊपर कुछ कोर्स वगैरह भी चलाएं। इसके साथ ही जो किसान हैं उनको हमें एमएसपी वगैरह देना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह देना होगा, और इसके साथ ही जो बिजली वगैरह है वो भी हमें लगातार प्रोवाइड करना होगी या इसका कुछ अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि जब ये मशीनें हैं जो आधुनिक मशीनें हैं उनका उपयोग हो पाए। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया भारत में भेड़ों के पालन और ऊन के उत्पादन के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि ये आपका करंट का टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने सेपरेटली एक टॉपिक के रूप में आपको पढ़ाया है। और अब इसकी जो पावर पॉइंट है वो आपको वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहेगी नोट्स के रूप में, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप याद कर सकते हैं।